तो स्थानीय स्वशासन का जो आशय है, बेसिक आशय ये है आपका, ये देखिएगा, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। आई नो, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। इज दिस वर्क, ये फंक्शन को बता रही है, आपकी कार्य प्रणाली को बता रही है कि स्थानीय शासन यदि गांव और जिलों के बीच में यदि किसी चीज को दिखाता है तो वह स्थानीय स्वशासन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन नीचे लिखा है जो आपको पता चल जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो जाता है, वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके, प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। यही होता है स्थानीय स्वशासन, यह जरूरी है। साथ में ये स्थानीय स्वशासन का मतलब यह है कि जब विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है तो आम आदमी को मजबूत किया जाता है, वो अपनी समस्या बताएगा, वो अपने निर्णय लेगा, वो अपने गांव में अपनी भूमिका अदा करेगा। यह स्थानीय स्वशासन का मजबूत इंटेंशन होता है। तो आम आदमी को सशक्त करने का परिचायक होता है। मेरी क्लास जब भी होती है तो मैं हमेशा बोलता हूं, आप नोट्स लेके कॉपी जो है, नोट है ना, नोट करने के लिए बैठा करिएगा, प्रॉपर स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए, मोबाइल उठा के अरे भाई मजा आ गया भाई, क्या तो आदमी है। अरे यार, ऐसे थोड़ी ना होगा पढ़ाई। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो सतही तौर पे नहा, और बहुत लोग तो एग्जाम देने जाएंगे उस दिन ये वीडियो देखेंगे, मैं पता है ना, उस दिन देखेंगे भगा भगा के, और जो मेन फैक्चुअल है गुरुजी ने बताया याद करके चले जाते हैं। ऐसा पढ़ाई नहीं होता साहब, एक सिलसिलेवार से पढ़ाई होगा। सिलसिलेवार से कहने का मतलब एक एक चीज नोट करिए, आगे उसी चीज को मैं लिंक करते जाऊंगा, तो ये पढ़ाई होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए, एक मोटे तौर पे डेफिनेशन और लिखिएगा। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। जो हमारा सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज का मतलब सेंट्रल से उसको शासन को हटा के नीचे अपने बॉटम में फिट कर देना, या केंद्र से ना होकर गांव तक उस शासन का पहुंचना, विकेंद्रीकरण का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है मेरी जान। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तथा और देखिएगा, सहभागिता मूलक, इज दिस पार्टिसिपेटिंग, कि इसमें हर वर्ग का अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसीलिए जब भी पंचायत के बारे में चर्चा करते हैं या हम नगरीय निकाय के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे महिलाओं का रिजर्वेशन है, एसटी एससी ओबीसी का रिजर्वेशन है, जनरल का अपना एक रिजर्वेशन है, सबकी एक सहभागिता है। तो ये सहभागिता मूलक का मतलब वही है कि आपको सबको अधिकार मिलेगा अपने अपने प्रतिनिधित्व करने का। हाँ, ये गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और ये हमारे समाज की जनसंख्या के आधार पर अनुपातिक विभाजन होता है, जहां पर आरक्षण का एक लाभ मिलता है अपने अपने वर्गों को। तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं बेसिकली, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित होता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में तो ये होना जरूरी है, वाजिब हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं। बाकी चीजों को ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, यहां पर एक बार और पढ़ लेते हैं। इसमें ग्रामीण जनता की पहुंच शासक तक है, साथ ही उसके क्रियान्वयन से संबंधित अहम फैसले लेने में उस परियोजना विशेष लाभार्थी प्रत्यक्ष जुड़ जाते हैं, और ग्रामीण उत्थान एवं विकास का रास्ता खुल जाता है। लास्ट वाले टर्म्स का सिर्फ इतना मतलब है कि केंद्र से अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंशन होती है तो नीचे के जो प्रतिनिधित्व हैं वो भी आपसी संवाद और वो अपनी जो समस्याएं हैं बता के ही आपका काम कर सकते हैं। और ये बस यही चीज़ बताया। मैं आपको यहाँ पे एक नाम बता रहा हूँ जिसको आप लोग अभी, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बेहद 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 जरूरी हो जाएगा, विकेंद्रीकृत या विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब आपको समझना है। विकेंद्रीकरण अभी आ रहे हैं, विकेंद्रीकरण क्यों किया गया? अरे यार सिंपल है कि केंद्र में कोई ऊपर में रह के आपके बारे में क्यों सोचेगा? आप बताइए, आप गांव में हो, इतने कितने सारे गांव हैं, कितने सारे जिले हैं। एबव नाउ इज द, मेरे ख्याल से 700 से ऊपर तो हमारे जिले होंगे भारत में पूरा, समझ रहे मेरी बात। और दिन ब दिन जिला बन रहे हैं साहब लोग, दिन ब दिन जिला बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी एक्चुअल आजीविकापार्जन है या आपकी जीविका जो है, आप कैसे रहते हो, क्या समस्याएं होती हैं गांव में, किन पहलू को ध्यान दिया जाता है। जो केंद्र में बैठ के है वो कैसे आपकी जेन्युइन चीज़ों को सोच पाएगा।
इसीलिए आपके प्रतिनिधित्व के लिए विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया गया और इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे महात्मा गांधी जी को दिया जाता है, जो गांव में आत्मा बसती है करके बोलते हैं। और उनका एक अलग सा था कि लोकतंत्र का वास्तविक मतलब तो जनता की भूमिका अदा होती है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता विशेष के लिए काम जब करते हैं तो ये बात लोकतंत्र का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो चलिए खैर विकेंद्रीकरण के बारे में हम और समझेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे हम लोग, यहाँ पर कुछ स्लाइड है हमारे पास, आगे चलते जाते हैं जिसको मैं आपको समझाते चले जाऊंगा। राइट, देखिए लोकतंत्र में अगर विकेंद्रीकरण का तात्पर्य अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, आप नोट भी करते चलिएगा। देखिए नोट करते चलना है तो आपको और मजा आएगा, है ना। और हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो मामला गड़बड़ है। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय, ये देखो, एक स्थान से केंद्रित करने के बजाय, आपको सिंपल है यहाँ पर बजाय क्या लिखा है, स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों की आवश्यकता के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट कर लीजिए प्रॉपर, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है, व्हाट ए डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो नोट करिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझेंगे। स्वतंत्र, यहाँ पर देखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात, ये देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का अवधारणा से साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से एक थी। सबसे बड़ा कदम अगर मैं बोलूंगा तो विकेंद्रीकरण के लिए लेकर पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से उभर के आया। और ये यूं ही नहीं आया है, आप लोग को ये बोर लगेगा थोड़ी देर क्लास, लेकिन जब हम फैक्चुअल पे आएंगे मजेदार बन जाएगी। और यार जब पढ़ना है तो बोर वाली क्या बात, जब आपको सिलेक्शन लेना है तो ये मजा ही, उसमें मजा क्यों ढूंढ रहे हो, आपको कंटेंट से मतलब है इसमें। अरे यार मजा नहीं आ रहा है भाई, अरे मजा क्यों आएगा यार, है ना। आइए, तो इस पूरा पहलू में अगर मेन रूप से अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1993 में संविधान के 73 अमेंडमेंट हो जाता है, जहां पर 73 संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को आपको इंक्लूड किया गया। और ये बात को आपको समझना भी है कि इसका उद्देश्य जो है पंचायतों को सशक्त बनाना या वहां पर अधिकार देना कि यार ग्राम सभा में जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से काम कर पाए, और उनको अधिकार देने के साथ साथ उनको न्याय का अधिकार मिलना, समानता का अधिकार मिलना, हर वर्गों का अपना एक क्या रहता है पहलू रहेगा जो उन पे सहभागिता काम करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज ये रहेगा कि हम अब गांव के लोगों को एक शक्ति मुहैया कराएंगे, और ये बाद में पता चलेगा किसी एक्ट के द्वारा कि पूर्ण ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है अपना डिसीजन लेने के लिए। तो आगे हम पढ़ते चलेंगे, लेकिन आप नोट भी करते चलिएगा इस चीज को कि हम लोग का शुरुआती दौर लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो होती है वो कहीं ना कहीं 73 अमेंडमेंट के बाद होती है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा था कि हम विकेंद्रीकरण की शुरुआत के समय उनके क्या एक इंटेंशन था हमारे भारत में गांव को लेकर। चलिए आगे मैं आपको उस चीज को लिखवाता हूं, बिल्कुल मजा आएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं ताकि हम उस चीज को बढ़िया से समझ पाएं। तो देखिएगा आपको ये चीज पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यार जो हमारा भारत देश है वो लोकतंत्र के हिसाब से अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है अबाउट ओवरऑल। तो आप जानते भी हैं कि संविधान सभा हमारे लिए बहुत लिखित है ना, आपने सुना होगा लिखित तौर पे भी बहुत बड़ा संविधान होता है। तो खैर अब लोकतंत्र वाला हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, जरा पढ़ते हैं। कोई भी देश, राज्य, संस्था सही मायने में लोकतंत्र तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो और विकास का प्रवाह, हाँ दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये लिखा है पढ़ लीजिएगा, ऊपर स्तर से निचले स्तर, टॉप टू बॉटम होने के बजाय ये निचले स्तर से ऊपर तक चले। कहने का मतलब थोड़ा और समझते हैं। आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कलर मेड कर देता हूँ। ये देखिए, ये इनका कहना था कि यार केंद्र से, अब केंद्र हो गए, अब केंद्र में एक है भारत समझिए, अब इसके बहुत सारे हमारे क्या हो गए, स्टेट हो गए। तो ये हमारे स्टेट हो गए। अब एक स्टेट में कई सारे जिले हो गए, अब एक जिले में कई सारे विकास खंड हो गए, ये समझना।
तो आप मुझे बताओ, आप यदि गांव में रहते हो या ग्रामीण जगह या नगर में रहते हो या कोई सिटी में रहते हो, आपकी जेन्युइन मूलभूत प्रॉब्लम को ये हमारे साहब कैसे बता सकते हैं कि क्या जरूरत है, क्या बुनियादी ढांचा, एक बोलते हैं ना बुनियादी ढांचा, तो बुनियादी का मतलब मूलभूत, क्या बेसिक नीड है, क्या दिक्कतें आती हैं महिलाओं में, क्या बच्चों में क्या होता है, क्या उस समय आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे मेडिकल फील्ड में आपकी योजनाएं, क्या उसको पोषण के रूप में सही मायने में दिया जाना चाहिए था, ये समितियां रिकमेंड करती हैं। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि आपकी वाजिब प्रॉब्लम को केंद्र में बैठ के, कुर्सी में कोई बैठ के नहीं समझ सकता। तो इसलिए इसको ऊपर से शासन नहीं होना चाहिए, इसको बोलता है कि ये आपका बॉटम से ऊपर चलेंगे, टॉप की तरफ चलेंगे, मतलब आपका प्रतिनिधित्व अलग अलग लेवल पे करेंगे। मान लो आप गांव में हो तो 2-3 गांव मिलके एक अलग से विकासखंड तैयार हो गया। अब अलग से विकासखंड अलग से मिलके मतलब अलग अलग विकासखंड, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर अपना राज्य होगा, फिर भारत होगा। तो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम किसी न किसी के माध्यम से कहाँ पहुँच रहा है, मेन सेंट्रल पे पहुँच रहा है। ये होता है विकेंद्रीकरण का एग्जैक्ट आपका उदाहरण। आपकी हर प्रॉब्लम धीरे धीरे पहुंचेगी और बता पाएंगे कि एक्चुअल में आप ये काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को और थाना है, आपको समझना है, प्रॉपर अंडरस्टैंड करके आप इस चीज़ को क्रियान्वयन किया जाता है। इसीलिए आजकल नए नए अलग अलग और अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है ताकि उस कार्य का इम्प्लीमेंशन प्रॉपर बॉटम में हो, लाइक इट। तो इस चीज को समझिएगा। तो गांधी जी ने क्या कहा था, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में पंचायती राज के गठन और वो से सशक्त, यहां पर देखिए लिखा गया है पंचायती राज का गठन व सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। और मैं पहले ही बोला हूं, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक्चुअल में भारत में जो है वो आत्मा तो गांव में ही बसती है। ये क्या बोलते हैं, जरा पढ़ेंगे एक बार। यस सर जी। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, यही बोला है, राज्य चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। और यह बात सही भी है, गांव के सहयोग से ही बनेगा। और यहाँ पर कोई राज्य या केंद्र में बैठकर अपना सत्ता हस्तांतरण करने का कोशिश ना करे, उस पर अध्यारोपित करने का या एक तानाशाही का रूप में मत हो। तो ये होता है विकेंद्रीकरण और हमारे गांधी जी का एक उद्बोधन जहाँ पर बोला गया है, ये नोट कर लीजिएगा। नाउ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कोई भी परीक्षा में ये कभी भी पूछा जाएगा। और विकेंद्रीकरण या पंचायती राज का मेन तालीम या मेन प्रेरणता कौन थे, तो गांधी जी थे, याद रखना। अब और मजा आएगा जब मैं समितियां पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद समितियां आएंगी, कौन सा समिति क्या काम करेगा, क्या रिकमेंडेशन है, अलग अलग चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के कुछ मूलभूत चीजों पे। ये रहा, देखिए अब स्थानीय स्वशासन का विकास तो हुआ है, लेकिन विकास के साथ आप चेक करेंगे कि यार ये नाम डायरेक्ट थोड़ी ना है यार, ये नाम डायरेक्ट थोड़ी ना है, स्थानीय स्वशासन हो गए नहीं। तो यहाँ पर ऐतिहासिक पहलू लिखेंगे पहले, समझ ले। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ, तो आपको एक चीज याद रखना है कि यार सबसे पहले हमारे जो साउथ के जो राजा लोग हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको किया गया बोलते हैं। मतलब उनका जो शासन चलाने का है, जो राजा लोग शासन चलाते थे वो बिल्कुल शानदार हुआ करता था। उनके नेतृत्व में कई लंबे लंबे शासन किए गए। तो चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की जो एक व्यवस्था थी वो बहुत अच्छा था। इसमें मंडल, गांव, मंडल और अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक बेसिक शुरुआत हो गया और हम लोग को पता चला कि ऐसे भी शासन होता है क्या। तो उस समय शासन का जरिया बना शुरुआत में चोल साम्राज्य। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि 73 जो हमारी रेगुलेटिंग आती है, संवैधानिक विकास के क्रम में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आती है। तो यहाँ से हमको गांव के लिए जमींदार जब नियुक्त किया गया, तब पंचायतों में स्वतंत्र और सरकार के प्रति जवाबदेही का एक मीडिएटर मिल गया, जो जनता का सुनेगा और जनता का सुनने के बाद सरकार को भी बताएगा कि क्या क्या मसला है क्या। तो जमींदारी आपने सुना होगा, जमींदारी प्रथा सुना होगा ना आपने, हाँ। तो फिर है ना,
ठीक है, तो इतिहास में भी आप पढ़ते हैं, मैं मानता हूं इतिहास में भी है, संविधान में भी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। चलिए, तो लॉर्ड रिपन साहब ने 1882 में स्थानीय स्वशासन को एक तरीके से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा है, ये जरूर याद रखना। मैग्ना कार्टा इज द डॉक्यूमेंट, आप ये समझ जाइएगा। और दूसरी चीज, जब आप किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं या उस चीज को आप बता पाते हैं तो नाम देते हैं। ये एक्चुअल में जो है ये मैग्ना कार्टा शब्दावली बाहर का है, ये हमारे भारत का नहीं है फिलहाल। खैर, तो स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा जब आप कर रहे हैं तो ये सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने किया था, इसीलिए इसको देखो क्या लिखे है, इसी ने स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। निर्वाचित का मतलब चुनाव प्रणाली, चुनाव करने की परंपरा, ये है हमारे लॉर्ड रिपन जी का देन। तो ये भी बड़ा मसला था। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये पेपर में आएगा, छपेगा, इसमें गारंटी है छपेगा। ये कोई ना कोई पेपर में छप गया होगा पहले से या अब छप जाएगा। लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। ये याद रखना, इनके द्वारा ही सर्वप्रथम इस प्रणाली की शुरुआत किया गया और एक निर्वाचन की पद्धति को लाया गया है। आगे बाकी 1919 अधिनियम में कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन था और उसके अलावा 1935 में भी हमारे स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कुछ अलग से पहलों के बारे में बात किया गया है। बट इस डजंट मैटर कि आपको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, उतना ही पढ़ें जितना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को छोड़ देना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में कुछ चीज़ों को छोड़ देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आप घसीट घसीट के सब चीज़ को नहीं ले जा सकते। आपको लगता है ऐसा कि सब चीज़ को एक साथ कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ खोने के मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन कोई खोना नहीं चाहता है। जानते सब हैं, मतलब त्याग कोई नहीं करेगा। ये लेके चलो, हमको सब अच्छा अच्छा ही चाहिए बिना कुछ खोए, ऐसा थोड़ी होगा। आप बोलोगे मैं बदनाम भी ना हो और मेरा अच्छा भी हो जाए, मैं अच्छा, मतलब वो बोलते हैं ना लोग कि भाई मुझे गांव वाले लोग कचोट रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं भाई नहीं हो पा रहा सिलेक्शन तो आ जा, मुझे वो बोल रहा है, मेरा मामा बोल रहा है, मेरा वो बोल रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, आ जा। अरे भाई उनका सुनोगे तो पढ़ोगे कब? उनको थोड़ी ना वास्तविक पता है कि यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही, आ भी रही तो डिलीट कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो बाहर हो जा रहे हैं 2 नंबर से। आपकी समस्या आपके पेरेंट्स या आपके लोग उतना नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये गया है पढ़ने, मतलब पढ़ ही रहा है। तो भाई पढ़ ही रहा है तो वैकेंसी कब लाओगे? 2 साल से आदमी देख रहा है वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो आप कौन कहेंगे लोग, मतलब बोलते हैं ना, यदि दुनिया का सुनोगे तो जमीन पे रह जाओगे, यदि खुद का सुनोगे तो चांद पे चले जाओगे। तो ये 100% सही है। इसलिए अवॉइड दिस, मतलब ऐसे पर्सन को तो ना, अब ज़्यादा होगा ना तो ऐसे लोगों को ना ठोक दिया करो, ख़त्म कर, चल भग इधर, कहाँ से आ गया भाई, आपको जॉब लेना है। लोग बोलते ही रहेंगे, बोलने का काम ही है। ये लास्ट में कंधों पे उठा पे लेके जाने वाले लोग हैं। इनको आपके जीवन शैली से कोई मतलब नहीं है। आपको लगता होगा आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गलत बात। आपके बारे में सोचेंगे क्यों? आपके बारे में कौन सोचेगा यार? आप बेरोजगार हो, आपके बारे में उतना फ्री टाइम है जो सोच लेंगे लोग। सोचते उनके लिए हैं जो बड़े लोग बन गए हैं, समझ रहे हो? आपका कौन सोचेगा मेरे भाई? तो ये चीज़ याद रखिएगा। खैर चलिए अब आगे आते हैं। देखिए सबसे चीज़ें हैं, ज़िंदगी की कुछ पहलू को समझना भी है। तो ये हम सोच लिए कि यार स्थानीय स्वशासन का जिक्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत मायने रखता है कि उस समय हमारे कलचुरी शासन में भी, मराठा शासन में भी इसके अलग अलग नेतृत्वकर्ता लोग आए और बहुत कुशल प्रशासन किए। यस, तो ये उस समय गौटिया थे और अलग अलग पटेल साहब थे, ऐसा नाम बोलते थे ना मुखिया वगैरह को। तो फिर वही तो है, और भी बहुत सारे नाम थे, है ना। चलिए खैर अब आइए हम लोग आगे आते हैं। स्वतंत्रता के बाद यदि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझे, बस थोड़ा सा, हम समितियों पे आने वाले हैं मेरे दोस्त, बस थोड़ा वेट करिएगा। समितियों से आएंगे और हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास भी करते हैं। स्वतंत्रता के बाद यदि आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है और अच्छे से देख रहे हो तो देखो क्या लिखा है, स्थानीय स्वशासन के पक्षधर, मतलब हम स्थानीय स्वशासन को लेके जागरूक कर रहे हैं या उसके फेवर में हैं। तो महात्मा गांधी पहला नाम तो आएगा, दादा भाई नौरोजी जी आएंगे, बिल्कुल दूसरा नाम आप चेक करते जाइएगा। फिर लाला लाजपत राय जी भी आएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी भी आएंगे। ये इनका कहना था यार गाँव में हम इसको डिसेंट्रलाइज करते हैं
और शक्तियों का हम एक सहभाग करते हैं, बंटवारा करते हैं, अलग अलग भूमिका अदा करते हैं, सब अपने हिसाब से काम करेंगे तो हम एक अच्छे संगठित रूप से हम भारत का विकास कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है वो केंद्र में बैठ के आप सीधा योजना बना देना ये थोड़ी ना है। इसलिए पंचायती राज नगरीय निकाय का होना जरूरी है, जहां पर छोटे छोटे प्रतिनिधित्वों को सरपंच, उप सरपंच, यही तो है और क्या, जनपद में हो गए, जिला में हो गए, सभी लोग का क्या हो गया, निर्वाचित करके हम लोग आगे बोलते हैं, है ना। चलिए, तो दूसरा चीज आप अच्छा देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, स्थानीय स्वशासन की विरोधी। अच्छा, ये चीज बहुत लोग को बुरा लगेगा, लेकिन इस चीज को आप थोड़ा सा समझना भी दोस्त मेरे, है ना, गलत नहीं है, चीजें गलत नहीं हो सकती हैं। आइए, हाँ 1 मिनट, चलिए लेट स्टार्ट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसके विरोधी जो ना हमारे भीमराव अंबेडकर थे। अरे यार बोलोगे भीमराव अंबेडकर तो अच्छे थे, ये कैसे विरोधी हो गए? नहीं, विरोधी इस मायने में नहीं हुए, इनका कुछ अपना एक क्या बोलना चाहिए, थोड़ था, विचार था। जैसे होता है ना कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन मेरी विचार उस चीज पे थोड़ा सा बैठता नहीं है तो मैं विरोधी हो गया, जबकि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने तर्क को रख रहा हूं। तो ऐसे भीमराव अंबेडकर जी तर्क रखे और कुछ हद तक सही भी है। इस चीज को इतना अच्छा सोच पाना उस समय के हिसाब से बिल्कुल जायज नजर आता है। देखिए क्या बोला है, स्थानीय स्वशासन में समानती या समानता लिख सकते हो आप, इसको समानता लिख सकते हो यार, है ना। संविधान देखिए पुरुषवादी जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। स्थानीय स्वशासन में यदि हम शासन को लेआउट बनाएं तो बिल्कुल यहाँ पर जो बोले हैं कि यार समानता का ब्रेक डाउन हो जाएगा, हो सकता है पुरुषवादी के बारे में चर्चा हो। भाई होता ही है कि भाई वहाँ महिलाओं का थोड़ा निगलेक्ट कर दिया जाए, पुरुषवादी समाज है तो वहाँ पर उनका नेतृत्व हो जाए, हम किसी एक वर्ग को क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। ये होता भी है, आज भी होता है। तो इस समय स्थानीय स्वशासन उनके हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ऐसे में हो जाएगा तो हर वर्गों को इक्वलिटी नहीं मिल पाएगा। अब ये देखिए जातिवाद, कास्ट फैक्टर तो आज चरम सीमा पे है। हर चाहे छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव की तरह जाएं, पंचायत चुनाव से लेकर अब सीधे तौर पे बोलेंगे हमारे जो लोकसभा चुनाव तक भी वही कास्ट फैक्टर कभी कभी दिखाई देता है। किन किन विकास खंड लोकसभा क्षेत्रों में आज जाति समीकरण इतना प्रभावी हो गया है कि पूछो मत। भाई हमार सगा है, हम का बनी दो वो वोट, हाँ तो दो, भले कछु काम करे चाहे मत करे, हमार सगा है तो हम दे बोरे भाई। तो ये हमारी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक प्रभाव करने का, नुकसान दिमाग की तरह खटकने का काम कर रही है। ये मतलब पूरा दिमाग की तरह पूरा खा रही है उसको, पूरा लोकतंत्र को। मैं यही बोलूंगा ज्यादा अच्छा है, जब अच्छे लोग पहुंचेंगे तो अच्छा काम करेंगे। जब मैं दूसरे जात का हूं लेकिन अगर वो बंदा जेन्युइन काम करने वाला है, कोई पार्टी विशेषज्ञ नहीं है, अगर काम कर रहा है चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, काम कर रहे हैं तो सिंपल है यार, आप उसको जिताओ। लेकिन नहीं, हम कभी कभी जाति में फंस जाते हैं। जाति तो भयंकर है ना, मतलब जिसका कोई था नहीं है, जिसका मैं क्या ही बोल सकता हूँ। खैर आइए हम इसी से बचते हैं, हम एक विद्यार्थी हैं, हम एक शिक्षक हैं, तो एक बार आलोचना जरूर करेंगे, लेकिन किसी चीज़ को ज़्यादा मजबूती के तार करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि समाज अपना एक विरोधी पार्टी हो जाता है ना। चलिए, तो फाइनली हम स्वतंत्रता के बाद ये दो लोगों को देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ उतना डिटेल जाएंगे जितना जरूरी है, बाकी नहीं जाएंगे मेरी जान, टेंशन मत लेना। तो बाद में धीरे से जब विकास हुआ तब दोस्तों संविधान, अब नया नोट करिए, नीचे में हेडिंग डालिएगा, नीचे में हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के लिए, संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के लिए अनुच्छेद 40, किसमें है अनुच्छेद 40? तो आपने ये तो पढ़ा होगा और सब लोग जानते होंगे। हमारे पास टोटल कितने भाग हैं? 22। अच्छा चलो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, खैर आप लोग को पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। संविधान के अंतर्गत टोटल जितने भी चीज प्रोविजंस में है, उपबंध है, सबको भाग 22 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है कि यार मौलिक अधिकार इतने में रहेगा, नागरिकता अलग रहेगा, फंडामेंटल राइट्स हमारे जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में रहेंगे, राज्य के नीति निर्देश के तत्व जो है ना, तो वो हमारे भाग 4 में रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग किस में आ जाएंगे, हमारे संसद में आ जाएंगे, केंद्र संघ राज्य वाले में हो जाएगा। तो सब अलग अलग चीज़ों में बंधा हुआ है, बटा हुआ है। तो टोटल 22 भाग हैं। तो 22 भाग हैं और आपको पता होगा कि हमारे टोटल जो अनुच्छेद है मेरी जान, टोटल आर्टिकल जो है वो 1 से लेकर 300 कितने हैं? 95 हैं। इसके अलावा यदि मैं और आपसे चर्चा करूं तो सिंपल है कि हमारी अनुसूची, शेड्यूल,
राइट है ना। अनुसूची के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो टोटल अनुसूची कितने हैं, 12। तो सबसे पहले हमारे आर्टिकल 40, मतलब हम सीधी तरफ से बोलें तो भाग कितने में, 4 में, अनुच्छेद कितने में, 40 में, कौन सा साहब, नीति निर्देशक या निर्देश के तत्व, ठीक है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले 40 में स्पष्ट लिखा है कि गांव या पंचायत स्तर पे ग्राम विकास की संगठित कोई समिति गठित करना जो सुचारू रूप से चला पाए। तो अभी हम लोग देखेंगे उसको, है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है, ये देखिए, राज्य में ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनके ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा। हूबहू लिखा गया है आर्टिकल 40 में। अब शुरुआत हो गया हमारी क्लास का मेन ढांचा। यस, बिल्कुल ढांचा तैयार हो गया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि राज्य में ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्ति और प्राधिकार देगा जो गांव के विकास के लिए काम आएगा। तो हूबहू नोट करिएगा, ये पेपर में आ सकता है। अनुच्छेद 40 याद रखेगा, एकदम रटा हुआ। जिस दिन आप ये नहीं पता रहेगा तो पेपर देने मत जाना। तो हमारे नए एडीओ की तैयारी, जो एडीओ की क्लास कर रहे हैं नए विद्यार्थी, तो वो भी कमर कस लें, आप कम समय में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। चलिए आगे आइए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं 2 अक्टूबर को। अच्छा, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 2 अक्टूबर को हम अपने बाबू गांधी जयंती का रूप में मनाते हैं, आपको पता होगा, बाबूजी हमारे महात्मा गांधी जी का, है ना। तो 2 अक्टूबर 1952 को कुछ सब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू होता है। हालांकि ये पूर्ण रूप से अगर बोलेंगे तो सफल नहीं हो पाया, कुछ हद तक थोड़ा मोड़ा सक्सेस रहा, या असफल बोल देंगे तो ज़्यादा सही है ना। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया जहां पंचायती राज पृष्ठभूमि तैयार होती है। कहने का मतलब सवाल बनेगा, नोट कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला प्रोग्राम कार्यक्रम चालू किया गया था तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1959 को, नाउ इज द 52 में 1952 को तैयार किया गया था, शुरू किया गया था। ये सबसे शुरुआती दौर का था, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था कि यार हाँ, तो 2 अक्टूबर को हुआ है। ये सवाल बनेगा और पूछेगा, या तो ये पूछेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन से डेट से शुरुआत हुआ, 52, 1952, 2 अक्टूबर। अरे हाँ, आगे बढ़े। चलिए, तो जो जो इम्पोर्टेंट है आप उतना लिखिएगा, हर चीज को नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि आप मेरे, है ना, तो नोट करना ना भूले, प्रॉपर नोट करना है। हमारे पुराने दोस्त जो 1-2 बार पढ़ चुके हैं, आप खिसका सकते हो वीडियो, लेकिन आपको जो नए हैं वो प्रॉपर नोट बनाते जाइएगा, बहुत काम आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी दोस्ती। चलिए फटाफट देखिए, कितने सारे चीजें आज आपको खत्म करना है। आइए, ये तो हो गया है ना। आइए अब देखिए मेन चीजें हैं। अच्छा, मैं आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसके पहले कुछ चीजों को आपको मैं बताते भी चलूंगा जो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी होगा, है ना। आइए, तो ये पहले देखिएगा, ये नोट करना है और ये आएगा पेपर में। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसके बिना आप पेपर देने मत जाना। तो लिखिएगा, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन के लिए जो हमारी समितियां हैं, देखो भारत सरकार द्वारा कई समितियां नियुक्ति किया गया है जो पंचायत को रिकमेंडेशन करे, या कैसा ढांचा होगा, हम पंचायती राज में क्या क्या चीज जोड़ेंगे। तो पंचायत का मतलब गांव, आप एक नाम भी समझना चाहिए। सबसे आज भी आप जानते हैं कि यार पंचायत मीटिंग होते, पंचायत पहले, ये पंचायत सोचिए, पहले तो गांव में 10-12 लोग बैठ जाते थे, तो गांव में जो कुछ भी मुद्दे होते थे गांव में ही सॉल्व होता था। उस समय आपके तहसील ऑफिस, मजिस्ट्रेट ऑफिस या कोई एफआईआर पुलिस वगैरह का कोई तालमेल नहीं था। सबसे पहले जो व्यवस्था था वो पंचायत वही निर्णय और कुछ पनिशमेंट, जुर्माना, पेनाल्टी वगैरह दे दिया जाता था, राइट। तो इस तरीके से पहले सुलह हो जाता था, या बोलते थे कि यार चलो तुम भी, हाँ तुम भी ठीक है, तुम गलत किए हो, थोड़ा ये कर दो, क्षमा मांग लो। मतलब कुल मिला के एक तरीके से सुलह काम ज़्यादा होता था। और आज भी आप देखते हैं कुछ न कुछ होता है तो सुलह वाला चीज़ ज़्यादा सही है। यार क्या लड़ाई झगड़ा करना, क्या इधर उधर करना, भाई थोड़ा बात कर लो, तुम छोड़ दो, कुछ हम छोड़ दें। प्यार तो वैसे ही है, कुछ तुम कंप्रोमाइज़ कर लो, कुछ हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर तो चलेगा ही
है ना। ठीक है, खैर तो पहले हमारे आए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, फिर अशोक मेहता समिति आए, फिर ये दांते वाला है, याद दांते वाला समिति, ठीक है। फिर हनुमान समिति है, GV के राव समिति है, LM सिंघवी समिति है, PK थुंगन समिति है, गडगिल समिति है और भुरिया समिति है। इससे 2 सवाल आएंगे। हाँ बिल्कुल सर जी, 2 सवाल क्या होंगे? पहला तो ये है कि आप इसको क्रम से, समितियों को क्रम से आप अरेंजमेंट करिए, व्यवस्थित करिए, क्रम से जमाइए या व्यवस्थित करिए, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा चीज ये है कि आपको एक तरफ वर्ष लिख देगा और एक तरफ समितियां लिख देगा और लिख देगा सही मिलान करिए, सही मिलान करिए। तो इस तरीके से 2, मतलब एक तरफ ऐसा है वर्ष लिख देगा और एक तरफ समिति का नाम, तो इस तरीके से इसमें तो सोचिए इतने लिखे हैं और आपको समिति ये आएगा, तीसरा और क्वेश्चन बन जाएगा, ये जरूर लिख देना। ये जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या होगा। आई मीन इस चीज को आप समझेंगे। आप सवाल ऐसे ही टीचर लोग रहते, भाई मैं आपको सिलेबस खत्म कर दूंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर क्या मतलब है? आप अपने आप से बात करिए, ये गुरु जी का तरीका थोड़ी होगा भाई। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर का सवाल ये हो सकता है कि यहाँ पर जो जितने भी समितियाँ दिया है, ये देखिए जितने भी समिति दिया है तो एक क्रम से हो जाएगा और एक वर्ष वाला हो जाएगा और एक होगा निम्न में से कौन सा समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। मैं हल्का फुल्का थोड़ा अलग अलग भाषा लिख दिया हूं, आप ध्यान कर लेना। तो निम्न में से कौन सा समिति पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है या उससे संबंधित नहीं है, या कभी कभी पूछ लेगा निम्न में से कौन सा समिति है, 3 ठो को कुछ अलग समिति का नाम लिख देगा, 1 ठो को पंचायती। तो इसको याद करना जरूरी है। ये मोटे तौर पे इतने सभी जो है वो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, इक्का दुक्का छोड़ दे, और भी हो सकते हैं लेकिन मोटे तौर पे तो यही हाईलाइटेड है। इतना करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से 2 सवाल एडीओ के लिए कंफर्म, यदि सीएमओ देने जा रहे हैं तो सीएमओ के लिए भी आ सकता है। मतलब जो सिलेबस में रहेगा, जो भी पाठ्यक्रम में रहेगा वो आएगा यार। बात समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलिए भाई, और बाकी CGPSC व्यापम में तो आता ही है यार, उसके लिए तो जलवा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय समिति के पास देखिए सबसे पहले लिखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से। हाँ चलिए, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा देखिए क्या लिखा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1993 के कामकाज की जांच करने के लिए गठित किया गया था। अरे यार, हम ही लोग तो हैं जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में असफल हुए हैं, तो इसकी जांच करने के लिए हमारे बलवंत राय मेहता समिति को रिकमेंड किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भी रहे गुजरात के, ध्यान से देख लीजिएगा। खैर अब देखो ये क्या चाहते थे कि अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आ जाए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं तो पेपर देने नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का जिक्र या सिफारिश कौन से समिति के द्वारा किया गया था, तो बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था, जो चाहते थे कि ग्राम स्तर पर एक ग्राम पंचायत बने, जो खंड स्तर, विकास खंड बोलते हो आप, यस वही, प्रस्तर, प्रखंड भी बोलते हैं, खंड भी बोलते हैं, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको बोलते हो जिला परिषद के नाम से हो, और ये तीनों स्तर पे होना चाहिए। तो ज़्यादा सही है ना यार, ये ज़्यादा सही है ना, ये तो याद रखना। तो मैं आपको उस समय शायद नहीं बता पाया, विकेंद्रीकरण का मतलब अब मुझे और स्पष्ट समझ आ रहा है कि आप इसको भी लिख लीजिएगा। हमारा जो है विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति का हस्तांतरण, इसको समझना, शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र से कहाँ जाएगा, राज्य, राज्य से कहाँ जाएगा, जिला, जिला से कहाँ जाएगा, जनपद, याद रखिएगा जनपद,
जनपद से कहा जाएगा विकास, जहाँ जिला जनपद विकास खंड हो गया, अब ये हो जाएगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ये तो ये है शक्ति का बंटवारा, ये है अपने शक्तियों का हस्तांतरण, केंद्र से लेकर नीचे गांव तक की चीज़ों में एकदम पिरो दिया गया है। ये जरूर एक डायग्राम बना लीजिएगा, काम तो आना ही है। आइए अब आते हैं, तो ये 3 स्तर कब आएगा, एकदम मुखाग्र रट के जाना, एकदम सही बोल रहा हूं, जरूर याद करके जाना। अब आइए देखिए और आगे क्या बोला है, ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित हो। जो ग्राम पंचायत होता है वो एटलीस्ट आपका प्रत्यक्ष चुनाव से होना चाहिए, लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने रिकमेंड किया था कि कुछ चुनाव प्रत्यक्ष हो कुछ अप्रत्यक्ष हो, तो डोंट वरी, वो आपको सवाल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कितने स्तर का होना चाहिए। तो पंचायत समिति और जिला परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। मतलब जब आप जनपद और जिला स्तर पे जाएं तो आप चुन के जो जाते हैं उन्हीं लोग चुन के आगे भेजें, लेकिन गांव स्तर पे प्रत्यक्ष जिसको आप वोट दोगे वो चुनाव जीतें, इनकी मंशा ऐसे ही थी। खैर, इन निकायों को अगर हम लोग बोलेंगे तो हस्तांतरित किए जाने चाहिए वो अपने कार्यों को जिला परिषद, अच्छा ये सब नहीं। तो मेन अगर मोटे तौर पे बोलें तो हमारे बलवंत राय जी का सिर्फ एक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रभावशालीता है 3 स्तरीय पंचायती राज, ये आप याद करके जाएंगे। बाकी चीज़ें भी बहुत सारे सिफारिश थे, लेकिन वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो टेंशन नहीं ले लीजिएगा, राइट। चलिए आगे आइए, बिल्कुल फटाफट जो मेन है उसी को हम लोग करेंगे, याद रखिए। अच्छा ये देखिए, दर्शन ज्ञान आपके बारे में इंतजार कर रहा है। अब जब भी दर्शन ज्ञान आएगा तो लेके चलिएगा, सवाल आपसे बनने चाहिए। देखो क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे एक बार। तो इसको एक मिनट, मेरा यहाँ पर लिखने का ये है, हाँ ये है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, देखिए राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। लागू करने वाला प्रथम राज्य जो हमारे पंचायती राज है उसको कौन किया गया है, राजस्थान किया गया है। ध्यान से मेरे दोस्तों, राजस्थान, और देखो कहीं पर लिखा होगा नागौर डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, कहीं पर लिखा भी होगा। देखिए इस योजना का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिला, ये देखो मैं लिखा हूं ना, हाँ 2 अक्टूबर 59 को। देखिए 2 अक्टूबर हमारा 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम चालू हुआ था, याद करिएगा सामुदायिक वाला। और सिमिलरली 2 अक्टूबर 1959 को हम पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसकी घोषणा कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान नागौर जिले में। ये पेपर में आएगा और ये जीके का भी क्वेश्चन है। इन केस यदि कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भी लाजमी है याद करना, ठीक। चलिए तो ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसी योजना को 59 में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। अब देखो एक चीज आप समझना, जो लागू किया गया वो हमारा स्टेट या शुरू किया गया वो स्टेट कौन सा था, हमारा राजस्थान, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंट हो गया। मैं वहाँ सिर्फ घोषणा किया था और मैं बोला कि हमारे भारत में आज के बाद हम पंचायती राज व्यवस्था लागू कर रहे हैं। मैंने राजस्थान में जाके घोषणा कर दिया, मैंने का मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा हुआ है तो वो हो गया हमारा राजस्थान। लेकिन जब लागू कर दिया चुनाव प्रणाली, जहां से हुआ वो आंध्र प्रदेश में है। तो दोनों क्लियर कट, शुरुआत अलग लागू अलग। लागू का मतलब आप समझेंगे, शुरुआत किया गया और लागू किया गया, वहां से बोला गया कि पूरे भारत में आज के बाद पंचायती राज व्यवस्था आता है, तो उसका मसला अलग है ना जी, ठीक है। चलिए तो ये चीज आप समझेंगे और आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में जिक्र भी करना होगा। चलिए तो अब आइए, यहाँ पर पंचायती राज दिवस मनाने के पीछे कारण आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे मैं लिखा भी होऊंगा, आइए देखिए पहले। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को देखने के लिए देखिए, पहले 27 मई 2004 के पहले हमारे कैबिनेट में, हमारे मिनिस्ट्री में अलग से कोई पंचायत विभाग नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बाकी देखिए सड़क मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, हमारे रक्षा मंत्री हो गए, सबके लिए था, रेलवे के लिए मिनिस्ट्री है, लेकिन पंचायत को अलग से नहीं किया गया था।
तब आपको पंचायत के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाया गया। कब? 2004। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को, ये देखिए लिखते चलिए, ये आएगा पेपर में जी, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के कारण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। तो ये तो बहुत पुराने की बात है, इसको आप ना लिखें, ये जबरदस्ती का कॉपी पेस्ट हो गया है। हाँ, तो 24 अप्रैल आपको याद होना चाहिए, नियति याद होना चाहिए, एकदम कंफर्म, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद कर लेंगे, इसी से आपके देखो बहुत सारे फैक्ट उभर के आ गए ना भाई, है ना। तो अब हम धीरे धीरे पंचायती राज को समितियां बनाते जा रहे हैं और रिकमेंड करते जा रहे हैं, विकास क्रम को पढ़ रहे हैं कि भाई 3 स्तर का दे दिए। अब हम पहली दफा हम योजना को लागू कर दिए कि भाई पंचायती राज लागू होगा, लेकिन अभी भी बातचीत चल रहा है, अभी भी हम कुछ न कुछ नए सोच रहे हैं कि भाई इसमें ये जोड़ दें, इसमें ये जोड़ दें। तो आइए उस कालक्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्ती, ठीक है। चलिए चलिए, बिल्कुल आपको एक एक चीज समझाएंगे। आप कमेंट करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा कि हमारी क्लास आपको पसंद आनी चाहिए कि यार हाँ ये पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, यस, है ना। तो चलिए, खैर अब देखिए हमारे अशोक मेहता जी के पास आते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। साहब हमको कई दिन से बोल रहे थे कि सर हमारे बारे में भी बता दीजिए, कोई बताता ही नहीं है। तो मैं बोला यार आप तो बड़े लोग हो, तो बोले सर बड़े लोग हैं लेकिन हमारे बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता है। तो आइए अशोक मेहता समिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अशोक जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इनके सबसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, ये देखिए, ये त्रिस्तरीय प्रणाली के या सिस्टम के चेंज करने के बदलाव में चाहते थे कि 2 स्तर हो। ये देखिए सबसे बड़ा चीज यही है आपका पेपर के लिए कि ये 2 स्तरीय चीज चाहते थे, मतलब अलग से ये नहीं चाहते कि 3 स्तर में हो। तो ये सवाल आता है कि 2 स्तर का पंचायती राज कौन से समिति के द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो अशोक मेहता जी के द्वारा, ठीक है। तो जी एक क्या होना चाहिए बोलते हैं, जिला परिषद और एक मंडल पंचायत ठीक है। तो यार एक चीज याद रखिएगा, एक मंडल पंचायत हो गया और एक क्या हो गया, जिला पंचायत हो गया। तो अब बाकी चीजों को आप नहीं करेंगे और ज्यादा जरूरत नहीं है, बस 2 स्तर में जिला परिषद और मंडल पंचायत, बस इतना लिखिएगा। बाकी चीजें इन गार्बेज एरिया नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, बस उतना ही लिखिएगा। और देखो दूसरा ये वाला पॉइंट लिखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियां प्रदान करनी चाहिए। कहने का मतलब, कराधान का मतलब टैक्स। तो ये जो है किसी से मतलब टैक्स वसूलने का कार्यक्रम ग्राम पंचायत को देना चाहिए, ऐसा बोला गया। अब आइए व्यय अध्यादेश का पता लगाने के लिए जिला स्तरीय, हाँ ये भी सही है, जिला स्तरीय एजेंसी और विधायकों की समिति द्वारा नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण, ऑडिट। मतलब जब भी पंचायत वगैरह का खर्च होता है वित्तीय वगैरह, तो एक बीच में विधायक समिति हो गए, विधायक लोग भी शामिल होते हैं समितियों में। याद रखना, आंशिक रूप से लोकसभा के क्षेत्र के जो विधायक संसद होते हैं, राज्यसभा के संसद होते हैं, विधानसभा के जो विधायक होते हैं, वो भी आंशिक रूप से उस क्षेत्र में रहते हैं, ये जरूरी है, ठीक है। चलिए खैर, अब देखिए फटाफट हम लोग 1-2 लाइन और जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कोई हो तो चुनाव अधिक्रमण की तिथि से 6 माह के भीतर कराया जाना चाहिए। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि यदि कुछ हो जाता है पंचायत में तो आपको 6 महीने के पहले चुनाव करा लेना चाहिए, मतलब उतने दिन तक आप उसको पंचायत को खाली नहीं छोड़ सकते। तो 6 महीने के पहले चुनाव कराना चाहिए। किसने बोला था? हमारे अशोक मेहता साहब ने बोला था। अच्छा, अब इसके अलावा ना मैं आपको ये समझता हूँ कि ये मंत्री वगैरह के बारे में सोचिए। ये देखिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण, ये ST SC OBC नहीं, बस ST SC के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आपको अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, ये बोला गया है, इसको याद रखना। तो मेन जो है ये तो चलो ठीक है, 2 स्तर वाला याद रखना यार, बात खत्म। बस ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बात सही है। चलिए
है ना यार। अब कितना उसको आप लोग दिमाग लगाओगे, तो ज़्यादा चीज़ें लिख लीजिए, वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जब उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना यार, है ना, एकदम अरे हाहाकार मचाए है ऐसा, तो ये जरूरी थोड़ी ना है। चलिए अब लिखिए तीसरा, लिखिएगा तीसरा हमारा यहाँ पर ये ओके, GV के राव समिति, यहां पर डॉक्टर लिख लीजिएगा, डॉक्टर GV के राव समिति। ये क्या चाहते थे, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब ये ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक समिति चाहते थे जो इन चीज़ का देखभाल करे और इस चीज़ का जांच करे, ये समिति का गठन हो जाना चाहिए, ऐसा बोलना था इनका। दूसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना में जिला परिषद, ये देखिए जिला परिषद का महत्वपूर्ण स्थान होगा, इन्होंने भी कहा था। और जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए, ये भी बोला गया था। उसके अलावा मुख्य कार्य जो अधिकारी है वो CMO वगैरह के बारे में बात कर रहा है, और जिला स्तर पर सभी विकास विभागों का प्रभावी होना, बस ये लिखिएगा, ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें हम लोग नोट करवा देते हैं यार, स्लाइड है बन जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं है, मैंने वो दरमियान में सवाल देखा ही नहीं है। हम लोगों ने इतने पूरा क्वेश्चनों को पूरा एकदम एनालिसिस करके बैठे हैं कि वो देखने से पता चल जाता है कि ये पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ आज तक नहीं पूछा है, आगे आ जाएगा अलग से तो अलग है, लेकिन वैसा संभव है ही नहीं। तो जो एकदम आदत है ना वही पढ़ के जाइए, जो सवाल पूछा ही जाएगा, एकदम श्योर शॉर्ट, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव हो, रेगुलर चुनाव हो, मतलब एक 5 साल 3 साल का अंतराल हो, लेकिन ऐसा नहीं कि गैप होना चाहिए। तो रेगुलर चुनाव के बेस पे सहमति हमारे कौन से GV राव के समिति के रिकमेंडेशन में था। सब समिति को नहीं पढ़ना है, कभी कभी ऐसा रहता है ना यार, हर समिति बना गया, सही कहा था, हाँ लगाने वाले हैं, ते सही कहा था गुरुदेव, अच्छा तहु सही कहा था, तोरो समिति ओका समिति भी सही, ते 3 थी समिति ओ कहा रहे ना 3 स्त्री होना चाहिए, तोर में मोर राजी है। तो ये समितियों का एक अलग से वही होता है, 2-3 समिति आए और चले गए, हाँ में हाँ भर के, तो सबको थोड़ी ना पढ़ना है, वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। आइए बस कुछ 1-2 और समितियां हैं जिससे सवाल आते हैं तो हमको करना है। लेट स्टार्ट LM सिंघवी समिति, इसको लक्ष्मीमल समिति जी बोलते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं, लिखिएगा LM सिंघवी समिति। और ये जो है सबसे पहले देखिए, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक संकल्पना पत्र तैयार करने के लिए समिति का गठन, भारतीय संविधान में नए अध्याय जोड़ने के साथ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता पंजीकृत करना है। ऐसा नहीं कि कोई खाली पीली हो जाएगा। यहाँ पर देखो, प्रथम समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, नोट करिए, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल आधिकारिक रूप से, ये मतलब ये है कि आप बाकायदा पंचायत का कुछ जिक्र हो तो संविधान में उपलब्ध हो, वो अनुच्छेद में जिक्र होना चाहिए। ऐसे हवा में कोई समिति नहीं बनाना है, बाकायदा उस बॉडी को आपको पंचायती राज में शामिल होना चाहिए, वो निकाय का शामिल होना चाहिए। जैसे नगरीय निकाय अलग से प्रावधान में है, पंचायती राज अलग से प्रावधान में है, तो पंजीकृत संवैधानिक रूप से करने का जलवा कौन बिखेरे थे, हमारे सिंघवी साहब। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना, मतलब अलग से गांव में भी न्याय पंचायत की स्थापना करेंगे करके रिकमेंड किए हैं हमारे कौन से, सिंघवी समिति साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे आइए, ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार बनाने के लिए गांव तक पुनर्गठन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मत लिखिएगा, इतना ज़्यादा बहुत जरूरी नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पर वित्तीय संसाधन होने चाहिए, ये बात किया गया था, तो शॉर्ट में लिखिएगा, वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए समिति का रिकमेंड किया गया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, राज्य संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन और कामकाज से संबंधित अन्य मामलों पर, विवादों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक राज्य के न्यायिक न्यायाधिकार स्थापित किए जाने चाहिए। मतलब इसकी रिकमेंडेशन अलग से ज्यूडिशरी या जिसको हम लोग बोलते हैं मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, हालांकि मैं पढ़ दे रहा हूं लेकिन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, पढ़ देते हैं। समिति ने निष्कर्ष जो निकाला कि विकास प्रक्रिया धीरे धीरे नौकरशाहीकृत हो गई है और पंचायती राज से अलग हो गई है तथा उसे पंचायती राज संस्थाओं का जड़ विहीन घास कहा गया है। तो ये उद्बोधन कौन था? तो ये उद्बोधन के लिए आप सिंघवी साहब बोले थे करके बोल सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे, बिल्कुल देखो, आप वीडियो को रोक रोक के करिएगा, लेकिन आपको मैं वो हर चीज पढ़ा देता हूं जो आपके लिए जरूरी है। एक है थुंगन, थुंगन है, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है, थुंगन है, थुंगन समिति है ये, है ना, थुंगन। 1 मिनट, हम लोग आते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से हो गया, ठीक। चलिए तो यहाँ से आइए, हाँ, ये थुंगन समिति है यार, याद रखना, ये थुंगन समिति, ठीक है। बहुत इंग्लिश में इधर उधर नाम हो जाता है। खैर, ये जिला योजना के परियोजना राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की जांच करने के लिए कमेटी थी। पंचायती राज निकायों को संवैधानिक मान्यता देने के बारे में चर्चा किए थे। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली, जिसमें गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत होनी चाहिए, ये भी बोले थे। जिला परिषद को जिले में योजना विकास एजेंसी की धुरी के रूप में कार्य करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 साल का जो ड्यूरेशन है वो हमारे साहब ने दिया है, कौन सा, थुंगन समिति के द्वारा, कि इनका कार्यकाल एक निश्चित रूप में होनी चाहिए। आगे ये भी चाहते थे कि आरक्षण मिले और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला में सीटों का आरक्षण हो, ये भी चाहते थे आरक्षण के बारे में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का स्थापना हो, तो ये की पॉइंट है। मैं जो बोल रहा हूं उतना ही लिखिएगा और जब रिवाइज करिएगा तो उतने को ही करिएगा। राज्य वित्त आयोग का रिकमेंड कौन किया? थुंगन समिति ने किया। न्याय, पंचायत में न्याय गठित करने की समिति किसने किया? मेहता साहब ने किया। ये क्लियर कट होनी चाहिए, सॉरी, जी के राव ने किया था, क्लियर कट होनी चाहिए, मैं भी भूल गया था, देखो अभी तो गड़बड़ हो जाता। तो बस इतना सी कहानी है ना। चलो आइए आइए, अब ये देखिए लास्ट वाला आपका कौन सा, गडगिल समिति, ये हम लोग इकोनॉमिक में भी पढ़ते हैं। तो ये नीति और कार्यक्रम समिति के लिए किया गया था कमेटी, और सब पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, इन्होंने भी बोला। 3 स्तरीय, मैं बोला ना, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, कंप्लीटली हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है बस। तो मैं बोला ना, काम करने का मतलब भाई बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, हर पक्ष विपक्ष, आलोचना समालोचना काम होता है, लेकिन मेन जो है कुछ कुछ चीजें सबका एक स्पेशल होता है। जैसे देखो, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, ये भी ये बोले, इसके पहले भी हुआ। और ये प्रत्यक्ष चुनाव कराने के बारे में बात किए हैं, ये भी आरक्षण के बारे में चर्चा किए हैं। ये देखिए, तो पंचायती राज संस्थाओं का सामाजिक आर्थिक, ये भी मतलब लगभग सब वही काम कर रहे हैं। और ये देखिए थोड़ा सा नया, पंचायती राज संस्थाएं को कर और शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने का अधिकार दिया गया है, और पंचायती राज को वित्त आवंटन करने का पूरा मामला वही है। 100% कंप्लीटली वही है जो पहले चल रहा था। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, सब चीज को वही पढ़ाया जाएगा जो आप पढ़ रहे हो। तो गडगिल समिति के बाद हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, चलिए लास्ट एकदम अंतिम छोर पर, बस यहाँ पर हम लोग कल से देखेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास से। ये देखिए कि मतलब आपको मैं एक बार बता ही देता हूँ, इसको छोटा सा डेफिनेशन है ओवरऑल, कि हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 में पहले से ही हमारे पंचायत का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 40 में जिक्र किया गया है। अब हम उसमें संविधान संशोधन करके अलग से एक पर्टिकुलर अनुच्छेद का सेक्शन बनाएंगे, अलग अलग उपबंध बनाएंगे, जहां पर मैं बोलूँगा ग्राम सभा का संगठन, संरचना, कार्यकाल, निहरता, इसमें संबंधित कोई जो मूलभूत चीज़ें हैं, मतलब मैं बोलूँगा इसकी योग्यता है, कब हटाया जा सकता है, कैसे उसमें क्या बोलना चाहिए, उसके कार्य हैं, शक्ति कहाँ तक है, तो ये सब चीज़ पे होगा। लेकिन 73वें संविधान संशोधन कब? 1952 में। तो पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मेन चीज क्या क्या हुआ है? 2 चीज हुआ है सर जी। एक जो है हमारा अनुच्छेद में अलग से जोड़ा गया, जिसको 243 का से लेकर
243 अड़ा तक गया, मतलब 243 ए से लेकर ओ तक गया है। तो इतने के बीच हमारे ग्राम सभा पंचायत से संबंधित सभी चीजें को जिक्र किया गया है। पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र, सभी के बारे में डिटेल किया गया है। उसके अलावा ये अनुसूची जोड़ दिया गया है। अनुसूची 11वें में पंचायत का जिक्र है, जहां पर 29 विषयों को जोड़ा गया है, जहां पर वो कानून और अपने देख रेख कर सकती है कौन, ग्राम पंचायत। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। 73 अमेंडमेंट के बाद 1992 में ये जो है अधिनियम आता है, संशोधन कर दिया जाता है। हालांकि ये 1993 पंचायती राज अधिनियम बनता है और लागू होता है। सभी जगह लागू नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज पूरे देश में लागू करने की घोषणा होती है, लेकिन कुछ जगह को छोड़ के। एक, 5वीं अनुसूची में जितने हमारे स्टेट हैं, बेसिकली 4 जो हम लोग बोलते हैं, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, तो नॉर्थ ईस्ट वाले बेसिकली। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, और हमारे केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली में। ये ऐसे नाम है जहां पर पंचायती राज जिस दिन लागू हुआ वो पूरे भारत में होने के साथ साथ इधर वाले में लागू नहीं हुआ, उधर वाले में हुआ था, ठीक। और उसके अलावा हमारे सभी जगह लागू हुए थे, और बाद में हम और पढ़ेंगे कुछ चीजें। लेकिन आइए देखिए क्या क्या लिखा है। देखिए, तो भाग 9 में, अच्छा मैं यहां पर लिखवाना भूल गया, भाग 9 है मेरे दोस्त, भाग 9 के अंतर्गत ये आर्टिकल आएगा, और अनुच्छेद 11 में 29 विषय आएंगे। तो 243 से लेकर ये यहां पर लिख लीजिएगा ए, 243 से ओ तक, ठीक है। अब बाकी चीजें ना लिखे चल जाएगा। अनुच्छेद 40 DPS नीति निर्देश के तत्व में ये देखो क्या लिखा है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठित करेगा और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा ताकि स्वशासन के रूप में कार्य कर सके। हूबहू लिख लीजिए, काम आएगा, पेपर में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाइएगा। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव प्रक्रिया राज्य सरकार से स्वतंत्र होगी, है ना, बिल्कुल। और यह अधिनियम 2 भाग में अनिवार्य और स्वैच्छिक रूप से है। अनिवार्य प्रावधान इन राज्य के कानून में जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें नई पंचायती राज प्रणालियों का निर्माण भी शामिल हो। स्वैच्छिक में क्या होगा मेरी जान, दूसरी ओर से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। देखिए, ये अपने हिसाब से देखिए, हर स्टेट की अलग अलग तारीखों पे चुनाव होती है, अलग तरीके से होते हैं। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में खुद नगरीय चुनाव को अभी चेंज कर दिया गया। पहले महापौर को क्या होता था, डायरेक्ट चुना जाता था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अब पार्षदों के द्वारा लेकिन अब क्या होता है, पंचायतों के द्वारा उसको अब पार्षदों के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो ये चेंज किया गया था। तो ये राज्य के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, इस चीज को आप समझिएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो हम लोग पूरा 243 ए से लेकर ओ तक एक एक चीज को मैं आपको याद कराऊंगा। दोबारा आपको कभी क्लास किसी का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुबहू रहेगा। लेकिन आज की क्लास से संबंधित चीज जो आपको मैं बताया हूं, मोटे तौर पे आपको जितना बताऊं उतना ही करना, नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, उतना थोड़ी ना पढ़ना है आपको, है ना। चलिए, आज की क्लास कैसे लगा बताइएगा। ये हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए हम अवेलेबल करा रहा है। ये हो सकता है यूट्यूब पर भी डले, अगर कभी लगेगा तो यूट्यूब पर भी डाल देंगे हम लोग, लेकिन ये जनरली हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उस पर डल रहा है। तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और हमारी एडियो की क्लास चल रही है ना, और हमारी आजीविका पूरा जितना हिंदी वगैरह है सभी चीज़ का क्लास हो रहा है। तो चलिए, आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।